दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन वीडियोस की खासियत ये है कि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सर्च करने जाएंगे इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग खुद इनकी सर्च करेंगे तो आपका काफी समय बर्बाद होगा। इससे बेटर है कि आप इन वीडियोस को देखें और साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बना लें। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों को देखते हुए और जो फ्यूचर में आपके पास एग्जाम आने वाले हैं, दोस्तों उन सभी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया जा रहा है। काफी एफर्ट इसमें डाला जा रहा है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, झारखंड में कोडरमा किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा अबरक माइका के लिए। झारखंड में जो कोडरमा जिला है वो एक शहरी क्षेत्र है और इसे झारखंड के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग सिंपल तरीके से यहाँ पे याद रख सकते हैं कि झारखंड जो है वो किसके लिए फेमस है, तो वो अबरक के लिए फेमस है और ये प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड को अबरक नगरी या फिर अबरक जिले के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रख लें। दोस्तों, जो अबरक होता है वो एक खनिज होता है और जो अग्नि तथा कायांतरित चट्टानों में परत के रूप में पाया जाता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे सिंपल प्रश्न था कि झारखंड में कोडरमा किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों वो अबरक के लिए फेमस है और ये एक शहरी क्षेत्र था और इसमें इसे प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अबरक नगरी या फिर अबरक जिले के रूप में भी ये फेमस है। और दोस्तों, जो अबरक है वो एक खनिज है जो अग्नि और कायांतरित चट्टानों के रूप की परत के रूप में भी पाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? दोस्तों, निवर्तनीय मानसून। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि निवर्तनीय मानसून होता क्या है। दोस्तों, जब मानसून इंडिया में आता है या फिर जिसका मानसून जब आता है तो उसे हम मानसून का आगमन कहते हैं और दोस्तों जब मानसून वापस जाता है तो उसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जून के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रायद्वीप भारत में प्रवेश करता है और सितंबर के आरंभ में इसका निवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, जब मानसून इंडिया में आता है तो वो कौन सा टाइम है? जून का जो फर्स्ट वीक होता है तब इंडिया में मानसून प्रवेश करता है और सितंबर मंथ तक ये वापस चला जाता है। लौटते हुए मानसून के समय कभी भी बारिश नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप लोग तमिलनाडु के कुछ इलाकों को देखें तो वहां पे बारिश होती है। तमिलनाडु में बारिश होने का जो कारण बताया जाता है दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के समानांतर होना जो है उसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, किस प्रकार के उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे निक्षेपित मैदानों का निर्माण अपर्दित पदार्थों के अवसादों, जमाव या निक्षेपण से होता है। जो दोस्तों निक्षेपित मैदान होते हैं इनका निर्माण किस तरह से होता है? अवसादों या फिर जमाव के कारण या फिर निक्षेपण के कारण होता है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन का पेपर है उसमें ज्योग्राफी वाला जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर किताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपका बेसिक क्लियर उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। आपका बेसिक एनसीईआरटी की किताबों से ही होगा। और दोस्तों, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी की किताब है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों को कवर किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ हमें एनसीईआरटी की वीडियोस चाहिए, तो फिर मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ऐसे पैसिव स्टडी करना अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। सिंधु गंगा के मैदान को उत्तरी मैदान क्षेत्र और उत्तरी भारतीय नदी क्षेत्र भी कहा जाता है। ये एक विशाल एवं उपजाऊ मैदान इलाका है। दोस्तों, जो मैदान है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र भी होता है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी पूर्वी भारत के भाग में और पाकिस्तान में पाया जाता है। नेपाल के भी कुछ भाग यहाँ पे आ जाता है। अधिकांश बांग्लादेश का भी इसमें भाग शामिल है। क्यों शामिल है दोस्तों? पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश हैं और इनकी सीमाएं हमारे देश के साथ लगती है, जिसकी वजह से कुछ हमारे मैदान जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य जाम्य उत्तर कहां से गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग्रीनविच से। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान जाम्य उत्तर या फिर ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दोस्तों, जो पृथ्वी पर जो 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई जो रेखा है उसे हम लोग
ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों ये आपका जो बेसिक है ये एनसीईआरटी की किताब की चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 में ही आपका कवर होगा। तो आप चाहते हैं तो मैं फिर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लंदन का शहर ग्रीनविच इसी रेखा में आता है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। लंदन का जो शहर है ग्रीनविच इसी रेखा में आता है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ और साउथ ध्रुव को, नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाते हैं। दुनिया का मानक समय इसी से निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों जो भारत का मानक समय है वो 82 अंश 30 मिनट का माना जाता है। ये फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का मानक समय क्या है, 82 अंश और 30 मिनट, इसे आप याद रख लें। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, लाल सागर और हिंद महासागर का कौन सा जल संयोजी जोड़ता है, तो बाब अल मंदेब, इसका सही जवाब होगा बाब अल मंदेब। पानी का ऐसा संकरा रास्ता जो दो बड़े बड़े जल समूहों को जोड़ता है उसे हम लोग जल संधि, जल डमरू या फिर जल संयोजी कहते हैं। दोस्तों पानी का जो बड़ा बड़ा संकरा होता है, रास्ता होता है, जब वो दो बड़े बड़े समूहों को आपस में जोड़ देता है उसे आप जल डमरू कहते हैं, जल संधि कहते हैं, जल संयोजी कहते हैं। ये अरबी प्रायद्वीप पर यमन, युबोती, अरिट्रिया में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अगर मैं बिल्कुल डिटेल में चला जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जितनी इसमें जरूरत है मैं उतना ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि बेसिक हमारा क्लियर हो तो एनसीईआरटी की किताबों से ही होगा। अब आप चलते हैं, लाल सागर हिंद महासागर का वह अंश है जो अफ्रीका और अरब के मध्य में पड़ता है। इसमें पाई जाने वाली हरी नीली शिवालयें सागर को लाल रंग प्रदान करती हैं। दोस्तों इसमें कुछ शिवालयें पाई जाती हैं हरी नीली जो कि लाल रंग प्रोवाइड करवाती हैं, इसलिए इसे लाल सागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, जराबा निवास करते हैं, तो सही जवाब होगा लिटिल अंडमान में। लिटिल अंडमान में जराबा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक प्रमुख जनजाति है। दोस्तों जराबा जो है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। और ये कितनी पुरानी है, 5000 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे, तो इतनी पुरानी आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों इसका जो मेन मूल जो ओरिजिन है वो अफ्रीका माना जाता है। यह जनजाति सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। आज भी यह जनजाति तीर धनुष से शिकार करती है और ये जनजाति विलुप्त होने की कगार पे है। अब ये जाति जो है वो खत्म होने की कगार पे आ गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जराबा आदिवासी जो है वो अंडमान में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुष्क हवा सांता अन्ना कहाँ बहती है, तो दोस्तों ये बहती है, इसका सही जवाब होगा कैलिफोर्निया में। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया के मरुस्थल में बहने वाली उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं। ये पर्वतों से नीचे उतरकर गर्म हो जाने के कारण शुष्क तथा धूलमय हो जाती हैं। दोस्तों क्या होता है कि पर्वतों से नीचे उतर जाती हैं और गर्म होने के कारण ये शुष्क हो जाती हैं और इसमें धूल में मतलब इसमें धूल वगैरह भी आ जाती है, तो ये काफ़ी खतरनाक हवाएं हो जाती हैं। दोस्तों इन्हें शैतान हवाएं के रूप में भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय जंगल को आग फैलाने में भी कुख्यात है। दोस्तों ये हवाएं शैतानी हवाएं इसलिए कहा जाती हैं, कहलाती हैं, क्योंकि ये जंगल में जो आग लग जाती है कई बार तो उसको फैलाने में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होती हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं। ये हवाएं बहुत ही मजबूत होती हैं और दक्षिण कैलिफोर्निया के तट तथा बाजा कैलिफोर्निया को प्रभावित भी करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों आपके पास। तो ये आर्टिकल आपके पास 243। दोस्तों भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको दर्जा दिया गया है वो किस अधिनियम के थ्रू दिया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अकॉर्डिंग। अब आप देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में 30 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए जिसमें हमने 2 लेक्चर अपलोड किए थे, अगर आप चाहते हैं कि उसे कंटिन्यू किया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पॉलिटिकल, आप लिखोगे पॉलिटिकल यस, तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉरी नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास पंचायतों से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 243 और ग्राम सभा, टीजीटी आर्ट्स कमीशन में हमेशा ये जो आर्टिकल है वो पूछी जाती हैं। अनुच्छेद आपके पास 243 ख ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल आपके पास 243 छ पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व का प्राधिकार, और आर्टिकल आपके पास 243 ज कर अध्यारोपित करने की शक्तियां। तो ये सभी जितने भी 243 में जितने भी आपके पास यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं और उनके जो भाग दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9,
कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों यहाँ पे फरवरी 1976 में क्या हुआ, सरदार सवर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने एक विधेयक जो था वो लोकसभा में पारित किया और इसी विधेयक को उन्होंने 42वां संविधान संशोधन के नाम से वो जाना गया। दोस्तों इसके द्वारा क्या हुआ, जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए, जो कि राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। दोस्तों जो इसमें 3 शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे धर्म निरपेक्ष शब्द हो गया, समाजवादी हो गया और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं और किस आर्टिकल में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के लिए 10 मौलिक मूल अधिकार भी इसमें निश्चित किए गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? दोस्तों ये डिसाइड करता है, मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का जो स्पीकर है ये डिसाइड करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करता है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 93 है उसमें लोकसभा खुद ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाती हैं और एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करती हैं। अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष सदन के सदस्यों के प्रश्न को स्वीकार करता है। जो स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, वो प्रश्नों को एक्सेप्ट करता है और नियमित करता है और नियम के विरुद्ध घोषित करता है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो प्रश्नों को स्वीकार करता है, किसी प्रश्न को रिजेक्ट भी कर सकता है और किसी प्रश्न के विरुद्ध वो कुछ कार्यवाही भी कर सकता है। तो इस तरह उनके बहुत सारे कार्य होते हैं। ये विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा भी सकता है। दोस्तों केवल ऐसा होता है कि किसी विधेयक पे ज़्यादा हंगामा हो जाता है तो उसमें वो बातचीत को रुकवा भी सकता है। अध्यक्ष को विभिन्न विधायक प्रस्ताव मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि निर्णायक मत कौन देता है। तो जो निर्णायक मत देता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है, वो निर्णायक मत देता है। जब कभी भी कार्यवाही में या कभी भी वोटिंग होती है तो वोटिंग जो वो एक तरह से टाई हो जाती है तो उस समय अध्यक्ष जो होता है वो अपना वोट देके फैसला सुना सकता है। संसद में राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारे पास वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प हो रही है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।